और इन्होंने नरेश मीणा को भी उस डर के चलते जेल भेजा है कि कहीं पंचायत राज चुनाव पे ज़्यादा प्रभाव पड़ जाए और हमारी सीटें नहीं आए, और कहीं भजन लाल जी को ये लगता हो कि हमारा मुख्यमंत्री पद ही चला जाए। तो कहीं ना कहीं इस चक्कर में उन्होंने ये निर्णय लिया। लेकिन मुझे लगता है कि भजन लाल सरकार डरी हुई है, और डर का आलम यह है कि जो भी बोलता है उसकी आवाज़ बंद करा देते हैं। डरी हुई क्यों है? डरी हुई इसलिए है कि उनको ये है कि कहीं ना कहीं मेरी मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है, दूंगा मदन दिलावर जी, आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि स्कूल कैसे ठीक होंगी, और इस आदेश से हम डरने वाले नहीं है। ऐसे तो कल के दिन ये कह दोगे कि अस्पतालों में लोग नहीं जाएंगे, कल के दिन ये कह दोगे कि किसी विभाग में लोग नहीं जाएंगे, तो ऐसे ये तो तानाशाही हो जाएगी। आइए दिन औंधे सीधे बयान देना, आइए दिन उठपटांग बातें करना, तो ये पूरी सरकार की मानसिकता खिलाफ है गरीब लोगों के, आदिवासी समाज के, एससी समाज के। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं दशरथ सिंह। मेरे साथ बातचीत करने के लिए है मनोज मीणा है, उनसे बातचीत करेंगे। राजस्थान में कई मुद्दे हैं। नरेश मीणा की जेल को लेकर भी चर्चाएं हैं, साथ ही साथ पंचायत राज चुनाव भी हुए हैं और ऐसे कई मुद्दे हैं आदिवासियों को लेकर भी, उनसे बातचीत करेंगे। मनोज, किस तरह से देखते हैं नरेश मीणा की गिरफ्तारी? कल उनका जन्मदिन पर भारी संख्या में लोग पहुंचे। बातचीत ये चल रही है कि पंचायत राज चुनाव से पहले नरेश मीणा की गिरफ्तारी, क्या कारण रहे? देखो ऐसा है, चाहे नरेश भाई की गिरफ्तारी का मामला हो, चाहे आदिवासियों के ऊपर हो रहे अत्याचार का मामला हो, चाहे मानगढ़ धाम का मामला हो, ये सरकार की जो मानसिकता है ये पूरे समाज के खिलाफ है। ये सरकार पूरे एससी एसटी समुदाय, गरीब तबके के खिलाफ की सरकार है। और ये सरकार को पता है कि अगर ये लोग जो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आगे चल के पंचायत राज चुनाव आ रहे हैं, उन पे फर्क पड़ेगा। आने वाले समय में इनके खिलाफ जो नैरेटिव बनेगा, इसके चक्कर में इनको डर था, और इन्होंने नरेश मीणा को भी उस डर के चलते जेल भेजा है कि कहीं पंचायत राज चुनाव पे ज़्यादा प्रभाव पड़ जाए और हमारी सीटें नहीं आए, और कहीं भजन लाल जी को ये लगता हो कि हमारा मुख्यमंत्री पद ही चला जाए। तो कहीं ना कहीं इस चक्कर में उन्होंने ये निर्णय लिया। लेकिन मुझे लगता है कि भजन लाल सरकार डरी हुई है, और डर का आलम यह है कि जो भी बोलता है उसकी आवाज़ बंद करा देते हैं। डरी हुई क्यों है? डरी हुई इसलिए है कि उनको ये है कि कहीं ना कहीं मेरी मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उसको कोई चैलेंज नहीं कर दे। कहीं ना कहीं जो राजस्थान में आए दिन आंदोलन चल रहे हैं, उनको डर ये है कि कहीं इन आंदोलनों के चलते कहीं ना कहीं दिल्ली में मैसेज नहीं चला जाए कि भजन लाल जी राजस्थान को संभाल नहीं पा रहे, भजन लाल जी को हटाओ। तो इसीलिए आए दिन आपको नए नए मामलों में आपको कार्रवाई करते दिखेंगे, और इनकी मानसिकता आपको दिखाई पड़ेगी। चाहे आप किसी मुद्दों पे बात करोगे, सरकार हर मामले में जनता के खिलाफ खड़ी है। पता नहीं भजन लाल जी का सलाहकार कौन है, और हम तो उम्मीद करेंगे कि सरकार समझ जाए जो ठीक है। नहीं, पंचायत राज चुनाव में अब जल्दी प्रक्रिया शुरू हो रही है, और चुनाव में इनको जनता का विरोध का सामना करना पड़ेगा। इनको चुनाव में मुँह की खानी पड़ेगी, क्योंकि जनता में बहुत आक्रोश है, और हम तो जनता के बीच में रहते हैं। और इनको इस चीज को लेकर भी पता है कि नरेश मीणा की जो गिरफ्तारी हुई है उसका भी जनता में आक्रोश है कि भाई तुम झालावाड़ में एक स्कूल की छत गिर जाती है और उस मामले में बच्चों के लिए कोई न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, और आप उसको जेल भेज देते हो, तो कहीं ना कहीं ये तानाशाही है, और ये अन्याय है, ये गलत है। अब तो स्कूलों के अंदर अब जा भी नहीं सकते। एक नया फरमान जारी सरकार ने कर दिया है। आप ना वीडियोग्राफी बना सकते, ना कुछ और कर सकते। झालावाड़ की हादसा हो, अन्य जो हादसे थे, जो अंदर की जो चीजें हैं, जो कमियां हैं, वो आप दिखा ही नहीं सकते। ना आप दिखा सकते, ना और कोई मीडिया भी नहीं जा सकती। तमाम चीजें हैं। इसको कैसे देखते हैं? देखो ये बड़ा मामला है, और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर जी, वो डरे हुए हैं। उनको डर लग रहा है कि मेरा विभाग जाने वाला है। अभी आपने देखा होगा, शिक्षकों ने भी यहाँ विरोध करा राजधानी में आके कि हमारी ट्रांसफर की पॉलिसी नहीं बनी, वो अलग विरोध कर रहे थर्ड ग्रेड वाले। दूसरे मामले में अभी देखा होगा कि कई जगह राजस्थान में स्कूल की छतें गिर गई। राजस्थान का पिछली समय जब ये झालावाड़ वाली घटना हुई थी, तो एक आंकड़ा था कि कम से कम 10,000 स्कूलें ऐसे हालातों में जो चल नहीं सकती, लेकिन उसके बावजूद भी उन स्कूलों को चलाया जा रहा है। बच्चों के ऊपर वो छतें गिर रही है, स्कूलों में कोई अच्छी पानी की सुविधा नहीं है, अच्छी कोई टॉयलेट की सुविधा नहीं है, अच्छा कोई फर्नीचर नहीं है, ना कोई मिड डे मील की सुविधा है। तो कहीं ना कहीं मदन दिलावर जी पे एजुकेशन पे काम तो हो नहीं पा रहा, और इनको लगता है कि हमारे खिलाफ कोई बोले, स्कूल में कोई जाके अगर ये दिखाए कि स्कूल की हालत क्या है, स्कूल गिरने वाली है, तो उससे अच्छा तो ये करो कि प्रिंसिपल से परमिशन लेके आओ। तो कहीं ना कहीं जो आदेश है ये सरकार का तुगलक की फरमान है, डरी हुई सरकार का, और ये लोगों की आवाज को दबाना चाहते हैं। ये दिखाना चाहते हैं
कि हम हमारी मर्जी से काम करेंगे और चाहे स्कूल खराब हो, चाहे हमारी नीतियां खराब हो, लेकिन कोई उसका विरोध हम लोगों को नहीं करने देंगे। इसी के चलते ये इन्होंने निर्णय लिया है। उल्टा इनको ये काम करना चाहिए था कि राजस्थान में जितनी स्कूलें खराब है उनको हम ठीक करवाएंगे। ऐसा आदेश तो उन्होंने निकाला नहीं, उल्टा नहीं जाने का आदेश निकाल दिया। इससे पता लगता है कि मदन दिलावर जी की जो मानसिकता है वो दिखाई पड़ती है। मैं आपके माध्यम से कहूंगा, मदन दिलावर जी, आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि स्कूल कैसे ठीक होंगी, और इस आदेश से हम डरने वाले नहीं है। ऐसे तो कल के दिन ये कह दोगे कि अस्पतालों में लोग नहीं जाएंगे, कल के दिन ये कह दोगे कि किसी विभाग में लोग नहीं जाएंगे, तो ऐसे ये तो तानाशाही हो जाएगी, ये तो हिटलरशाही हो जाएगी राजस्थान में। ऐसा आदेश निकालना ये बहुत बड़ा निर्णय है सरकार का, और ये दिखाता है कि जनता का विरोध है और जनता के विरोध के चलते सरकार डर रही है। ये डर के कारण ही थे क्या नरेश मीणा को कहने के लिए? प्रशासन तो कह रहा था कि उन्होंने शर्तों का उल्लंघन कर दिया इसलिए उनको जेल में डाला है, और मतलब इसलिए उनको जेल भेज दिया गया है। वही दूसरी और बात ये भी की जा रही थी कि भाई पंचायती राज चुनाव को लेकर आप लोग बात कर रहे हैं, हाँ। किस तरह से देखते हैं कि इन सारी चीजों को? देखो, मैंने कहा ये डर का माहौल है और सरकार अब डर रही है। जनता सरकार से सवाल पूछना सीख गई, जनता अब जागरूक हो गई राजस्थान की, और इनको लग रहा है कि यार ये जो लोग हैं, ये जो बात करते हैं जनता के लिए, जनता को जागरूक करते हैं, और हमारे खिलाफ जो जनता खड़ी होती है इनको समस्या होती है। और ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई शर्तों का कोई उल्लंघन है मुझे नहीं लगता कि नरेश ने किया हो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है सरकार की संकीर्ण मानसिकता है। कई बार जेलों में मौतों की बात हो रही थी, अभी कई ऐसी चीजें घटनाएं हुई हैं, तो क्या आपको वो भी डर है कि कहीं नरेश मीणा के साथ ऐसा हो जाए? देखो, ऐसा है कि कहीं ना कहीं जब आप देखोगे तो चाहे कई मामले लगातार आए, चाहे अपने अजमेर जेल में जगन गुर्जर की हत्या हो, चाहे दौसा में लट्टूरमल मीणा की हत्या हो, अभी टोंक जेल में भी हो गई है घटना, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि सरकार कानून व्यवस्था के रूप में फेल है। भाई, जेल में कोई आदमी जा रहा है तो जिम्मेदारी सरकार की है, और सरकार की जिम्मेदारी के बाद में अगर इस प्रकार से अगर जेल में कोई घटना घट रही है, कोई व्यक्ति जेल में अगर सुरक्षित नहीं है, तो सुरक्षित कहाँ होगा? ये तो सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, और भजन लाल जी को सोचना चाहिए कि इस प्रकार से जेल में लोग मरने लग गए, तो कहीं ना कहीं सोचने का विषय है कि कानून व्यवस्था आपके हाथों से निकल चुकी है, और राजस्थान में ये जो कानून की स्थिति है बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सरकार का कानून की ओर ध्यान नहीं है, और ये जो घटनाएं हो रही है ये बड़ा सबक है, और हम चाहते हैं कि राजस्थान में ऐसी कोई घटना किसी भी अपराधी के साथ में नहीं होनी चाहिए। अगर वो अपराधी है तो सजा काट रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जेल में उसे मार दिया जाए या और कोई घटना हो। साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि जैसे टोंक में जो घटना हुई, टोंक जेल में नरेश मीणा, अगर ऐसी हालातों में या ऐसी कोई स्थिति बनती है तो राजस्थान में मुझे लगता है फिर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, क्योंकि जनता चुनाव और नगर निकाय में इसका असर पड़ने वाला है आने वाले दिनों में। पूरा असर आपको देखने को मिलेगा, और जनता में इसका गुस्सा है। चाहे आदिवासियों के हक अधिकार की अपन बात करें, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सरकार है जो आदिवासी समाज के खिलाफ है। ये सरकार ऐसे है कि सरकार का दोहरा चरित्र सामने आता है। जब कहते हैं कि मानगढ़ में वहां मोदी जी जाते हैं, मानगढ़ धाम हमारी आस्था का केंद्र है, जहाँ 1913 में 1500 आदिवासियों को मार दिया गया, और वहां जब वहाँ शहीदों का पूरा वो बना रखा है, वहां पे स्तंभ बना रखा है, और उसके बावजूद ये सरकार ये कहती है, वहाँ मोदी जी खुद जाके कहते हैं कि उसको हम राष्ट्रीय स्मारक घोषित करेंगे। और अभी लोकसभा की कार्रवाई में जवाब दिया सरकार ने कि मानगढ़ धाम को हम राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं कर सकते। तो मैं कहूंगा इस सरकार से कि और कौन से मापदंड चाहिए आपको इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के लिए? सीधी बात यह है कि उनकी मानसिकता सरकार के खिलाफ है। अभी आदिवासी दिवस के दिन इनका जो प्रदेश अध्यक्ष है मदन राठौड़ जी, वो कह रहे हैं 9 तारीख का तो विश्व आदिवासी दिवस ही फर्जी है। मैं कहूंगा मदन राठौड़ जी, आप खुद तेली हो, आप तेली समाज से हो, और लोग आपको समझ रहे हैं कि आप राठौड़ हो, तो ये तो आप पे आपके आइडेंटिटी पे ही लोगों को शक है कि आपका आइडेंटिटी क्या है। आप मदन राठौड़ जी कहूंगा आप खुद गो पहले कि आप तेली समाज से आते हो। गुमराह कर रहे हैं लोगों को, लोग सोच रहे हैं मदन जी तो राठौड़ है, लोग पीछे लग रहे हैं उनके। तो कहीं ना कहीं मदन राठौड़ जी की ऐसी मानसिकता आदिवासी समाज के प्रति ठीक नहीं है, और अगर ऐसे बयान देंगे तो हमारे समाज के लोग फिर इस बात को कहेंगे कि मदन राठौड़ जी फर्जी है, इस प्रकार के बयान दे रहे। इतनी बड़ी पार्टी का अध्यक्ष होके उन्हें ये नहीं पता कि यार आदिवासी दिवस एक हमारे पूरे आदिवासी समाज के लिए पूरी देश दुनिया में हर जगह मनाया जाता है, और हमारे जो भी पुरखे हुए उनके लिए आदिवासी दिवस का महत्व क्या है। तो मैं मोदी जी से और इनसे कहूंगा कि आप राजस्थान में कोई पढ़ा लिखा प्रदेश अध्यक्ष बनाओ जो समझता हो कि कौन सा दिवस कब आता है, कौन से समाज की क्या अहमियत है, और मदन राठौड़ जी का काम क्या है? आइए दिन औंधे सीधे बयान देना, आइए दिन उठपटांग बातें करना। तो ये पूरी सरकार की मानसिकता खिलाफ है गरीब लोगों के, आदिवासी समाज के, एससी समाज के, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार को इसकी कीमत ये पंचायत राज चुनाव में चुकानी पड़ेगी, और एक सरकार के प्रति लोगों का गुस्सा पैदा हो रहा है।
अभी आपका आंदोलन चल रहा था मुकदमों को लेकर, विवाद हुआ था पांचनामात को लेकर, उसमें आपने भी 20 तारीख को का अल्टीमेटम दिया है, तो अगर 20 तारीख तक मुकदमे वापस नहीं हो तो आगे क्या आपको है? देखो ऐसा है, वहां पे लंबा धरना चला और सरकार ने पानी की मांग करने वाले किसानों के ऊपर मुकदमे लगा दिए, हमारे ऊपर मुकदमे लगा दिए। मुकदमे किस में लगा दिए? 66 टाइप जैसी धाराएं लगा दी। ये धाराओं का मतलब होता है राष्ट्र को तोड़ने की बात करना, देश की अखंडता संप्रभुता को तोड़ने की बात करना। तो कहीं ना कहीं सवाल ही है सरकार से, क्या किसान आतंकवादी है जो आपने ऐसे मुकदमे किसानों के ऊपर लगा दिए? अलग अलग थानों में अलग अलग धाराओं में मुकदमे दर्ज करें, तो उसका विरोध पिछले वहां करीबन महीने वर्ष से चल रहा था गावड़ा में। और उस बात को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष रामकृष्ण मीणा जी ने भी इस बात को कहा है कि 20 अगस्त से जब ये विधानसभा का सत्र चलेगा तो विधानसभा हम विरोध करेंगे और विधानसभा को घेरने का काम करेंगे। अभी हम 20 अगस्त तक अभी वहां पे राजेंद्र मीणा जी ने आश्वस्त किया है डॉक्टर किरोड़ी लाल जी से बात करके कि मुख्यमंत्री से मिलकर इन मुकदमों को हटवा लेंगे। अगर 20 अगस्त तक जब जिस दिन विधानसभा चलेगी उस दिन हमें लगता है कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आगे की रूपरेखा रणनीति बना के विधानसभा घेरने का काम करेंगे और पूरी मजबूती से लड़ेंगे। ये मुकदमे वापस होने चाहिए, क्योंकि किसानों ने कोई गलती नहीं करी पानी मांग के। किसानों को हक है और हर व्यक्ति को अपने हक अधिकार मिलने चाहिए, इसमें गलत क्या बात है? लेकिन सरकार को लगता है कि तानाशाही करके इन किसानों को डरा धमका के जेल में डाल दो। तो ये सरकार से मैं कहना चाहूंगा, किसान लोग है, डरने वाले नहीं है। देखिए, ये थे हमारे साथ मनोज मीणा, तमाम मुद्दों पर बातचीत के। उन्होंने कहा नरेश मीणा को जेल में डाल के कहीं ना कहीं सरकार ने सही नहीं किया और आने वाले पंचायत और निकाय का चुनाव में इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। वहीं जिस तरह से उन्होंने कहा कि आदिवासियों के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं आदिवासियों के प्रति उनकी मानसिकता झलक रही है। वहीं उन्होंने कहा कि जो मुकदमे जो लगे थे उनको लिए समझौते की बात हुई थी और ऐसे में जो सरकार से बातचीत थी 20 तक का इंतजार है, उसके बाद अगर वो मुकदमे वापस नहीं होते तो फिर वो एक बड़ा आंदोलन और कर देंगे, विधानसभा को घेराव भी कर सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पर खास बातचीत उनकी हुई है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।